तो बेटे हम पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों में अब तक हम पढ़ चुके हैं कुल 7 विधियां। और आज हमारे पास है 8वीं विधि। और इस विधि का नाम है विभेदी निष्कर्षण, या फिर हम इसे कह सकते हैं विलायक निष्कर्षण। तो विभेदी निष्कर्षण या विलायक निष्कर्षण के बारे में आज हमें बात करनी है। इंग्लिश में विभेदी निष्कर्षण को हम कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, और विलायक निष्कर्षण को आप कह सकते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में ये हेडिंग लिख लो और इंग्लिश में भी लिख लो हेडिंग। ये सारी हेडिंग लिखो जल्दी से। विभेदी निष्कर्षण या विलायक निष्कर्षण, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लिख लिया बेटे? ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो जब लिखना होता है। अभी ये जो मैंने 2 चित्र बना रखे हैं, इन चित्रों की तरफ देखने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो विधि है जिसे हमने कहा है विभेदी निष्कर्षण, इस विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ को एक विलायक से दूसरे विलायक में हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि वो कार्बनिक पदार्थ किसी एक विलायक में घुला हुआ होगा और उसे एक विलायक से हम दूसरे विलायक में पृथक कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस बात को लिख लो पहले। इस विधि में कार्बनिक पदार्थ को एक विलायक से दूसरे विलायक में विलायक तो आप जानते हो ना, दूसरे विलायक में पृथक किया जाता है। पृथक करना का मतलब अलग करना। पृथक किया जाता है या पृथक करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो हमें क्या करना है कि कार्बनिक पदार्थ को एक विलायक से दूसरे विलायक में लेकर जाना है, पृथक करना है। ऐसा पता कब होता है? जब होता है जब हमारा कार्बनिक पदार्थ पहले विलायक की अपेक्षा दूसरे विलायक में ज्यादा घुलनशील होता है। जैसे मैं आपको एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण देता हूं। मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास नमक है और नमक को मैंने घोल रखा है मिट्टी के तेल में। तो आपको पता है कि नमक मिट्टी के तेल में बहुत कम घुलता है, ना के बराबर। और मैंने नमक को घोल दिया पानी के अंदर, तो पानी में तो ज्यादा घुलेगा नमक, साफ बात है। यानी नमक की घुलनशीलता मिट्टी के तेल में तो कम होगी, पानी में होगी ज्यादा। यदि आपको मिट्टी के तेल में नमक घोलकर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से नमक अलग कर दो, तो आप क्या करोगे? उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दोगे और पानी डाल के बर्तन को बंद करके हिलाओगे तो क्या होगा? वो जो नमक मिट्टी के तेल में घुला हुआ था वो कहाँ घुल जाएगा? पानी में घुल जाएगा, क्योंकि उसे पानी में घुलना ज्यादा पसंद है। और फिर उस बर्तन को स्थिर रख दो आप, और स्थिर रखने के बाद आपको पता है पानी की अलग परत बनेगी और मिट्टी के तेल की अलग परत बनेगी। और दोनों की परत जो बनेगी, पहले नमक कहाँ था? मिट्टी के तेल में घुला हुआ था। अब नमक कौन सी परत में आ गया होगा? पानी वाली परत में आ गया होगा। अब आप उस मिट्टी के तेल की परत को और पानी की परत को अलग अलग निकाल लो और उसमें से पानी में से नमक को अलग कर लो। आसवन विधि द्वारा अलग हो जाएगा, साधारण आसवन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपको पता है कि ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, ये कार्बनिक पदार्थ तो पानी में घुलना ज्यादा पसंद नहीं करते। कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में ही घुलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी सिद्धांत पर काम करेगा हमारा ये विधि। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख लो, आप सिद्धांत हेडिंग लिखो। सिद्धांत
लिखो, यह विधि कार्बनिक पदार्थ की, मान लो कोई कार्बनिक पदार्थ है हमारे पास जिसका शोधन हमें इस विधि से करना है। यह विधि कार्बनिक पदार्थ की जल की अपेक्षा कार्बनिक विलायक में आपको पता है कार्बनिक पदार्थ पानी में घुलना ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो कार्बनिक विलायक में ही ज्यादा घुलेगा। तो यह विधि कार्बनिक पदार्थ की जल की अपेक्षा, कॉमा लगा देते हैं, कार्बनिक विलायक में अधिक घुलनशीलता पर निर्भर करती है, तो यह विधि इसी थ्योरी पर काम करती है, इसी सिद्धांत पर, कि कोई भी कार्बनिक द्रव है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है और वो पानी में घुला हुआ है, आप उसे पानी में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ को कैसे अलग करोगे? जल्दी से पोज करके लिखो, फिर बताता हूं विधि। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यह समझनी पड़ेगी कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है ना, वो कार्बनिक विलायक में ही घुलना ज्यादा पसंद करता है। कार्बनिक विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ पानी में कम घुलनशील होते हैं। पर कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। उसका एक दूसरा कारण है, उसका कारण तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वो तो पानी में घुल जाएगा, पर क्या सारे कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, सारे कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। और जब सारे कार्बनिक पदार्थ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं तो सारे कार्बनिक पदार्थ पानी में घुलते भी नहीं है, ये भी बात पक्की है। इसलिए हम कहेंगे कि कार्बनिक पदार्थों को पानी में घुलना इतना पसंद नहीं है जितना कार्बनिक विलायकों में घुलना पसंद है। हेडिंग लिख लो आप विधि, और समझो ध्यान से जरा क्या है। हमारे पास ये जो हमने इस तरह का एक बर्तन बना रखा है ना, दो बर्तन, इन्हें कहते हैं पृथककारी कीप। क्या कहते हैं? पृथककारी कीप, ठीक है, या फिर सेपरेशन फनल। इस पृथककारी कीप की खासियत ये होती है कि इसमें ऊपर तो है ढक्कन लगे हुए, देखो ये ढक्कन है, और नीचे है एक स्टॉप कॉक लगा हुआ, या टोंटी कह दो, टोंटी भी कह सकते हो आप इसे। ये टोंटी लगी हुई है, पेंच को ढीला करोगे तो लिक्विड नीचे की तरफ को निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे आप आसानी से निक्षालन कर लो या निथार लो, अलग अलग लेयर्स को अलग अलग निकाल लो। तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले इस पृथककारी कीप में जल में घुला हुआ कार्बनिक यौगिक डाल दोगे। आपका जो कार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक यौगिक है वो पानी में घुला हुआ है, कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन है आपके पास, और उस पानी में से ही कार्बनिक यौगिक को आपको अलग करना है। तो हमने यहां लिखा हुआ है जल में कार्बनिक यौगिक, तो आप इस पृथककारी कीप में जल में घुला हुआ कार्बनिक यौगिक यहां तक भर दोगे। मान लो नीले नीले जो डॉट है वे तो पानी के हैं, जल के हैं, और लाल लाल डॉट जो मैंने बनाए हैं वो है कार्बनिक यौगिक हमारा, जो पानी में घुला हुआ है, और पानी से ही इसे अलग करना है हमें। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर इसमें भर दो एक कार्बनिक विलायक, ऊपर क्या भर दो, कार्बनिक विलायक। तो ये वाली परत किसकी बनी, ये तो जल में घुला हुआ कार्बनिक यौगिक है जिसे हमें अलग करना है, और ऊपर हमने क्या भर दिया, इसमें विलायक भर दिया। कौन सा विलायक होगा, कार्बनिक विलायक। अब आप इसके ढक्कन को कर दो बंद, और ढक्कन को बंद करके पृथककारी कीप को ऐसे पकड़ लो, और पकड़ के इसे हिलाओ तेजी से। जब आप इसे तेजी से हिलाओगे तो सारे घुल मिल जाएंगे ना, जैसे पानी और मिट्टी के तेल को
आप हिलाओगे तो उनकी लेयर्स खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। तो जब ये तीन चीज है इसमें, एक तो कार्बनिक विलायक है, जैसे मैं कह दूं बेंजीन है, एक है कार्बनिक यौगिक और एक है पानी, तीन चीज है। आपने इसे ढक्कन को बंद करके हिला दिया, इसे अच्छी तरीके से हिला दिया तो सारे घुल मिल जाएंगे आपस में। पर आपको पता है कि जब आप इसे हिलाओगे तो इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसे उसका साथी मिल जाएगा, यानी कार्बनिक विलायक। वो कार्बनिक यौगिक इसमें घुलना ज्यादा पसंद करता है, ना कि जल में घुलना। कोई भी कार्बनिक यौगिक जल में घुलना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि जल का नेचर और कार्बनिक यौगिकों का नेचर अलग होता है। जल तो होता है ध्रुवीय और कार्बनिक यौगिक ज्यादातर अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो कार्बनिक यौगिक है वो पानी से कहां चला जाएगा, विलायक में। देखो अभी इस चित्र को देखो, विलायक में कार्बनिक यौगिक, देखो लाल डॉट पहले तो पानी में बना रखे थे मैंने और अब बना दिए कहां, ऊपर विलायक में बना दिए। तो वो हमारा कार्बनिक यौगिक विलायक में चला गया और नीचे बच गया पानी। अब आप क्या करोगे, इसे हिला के जब स्थिर करोगे तो बनेगी ये लेयर। हिलाने पे तो सब मिक्स हो जाएगा, पर जब आप इस जो आपके पास पृथककारी कीप है इसे आप स्थिर कर दो। जब आप इसे स्थिर करोगे तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है, उसका लेयर तो नीचे बन जाएगा, और कार्बनिक विलायक जो भी है हमारे पास उसका घनत्व कम है, उसका लेयर बनेगा ऊपर। पर हमारा कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक पदार्थ वो अपने कार्बनिक विलायक में घुल जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्थिर करने के बाद हमें दो लेयर्स फिर नजर आएंगी। इस बार विलायक में चला गया कार्बनिक यौगिक, पानी रहेगा अकेला। अब आप इस पेज को ढीला करो, नीचे लेयर निकाल लो यहां तक की, पानी अलग कर लो और ऊपर हमारे पास विलायक में कार्बनिक यौगिक आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पानी है ना इसमें अब भी थोड़ा बहुत कार्बनिक यौगिक हो सकता है। इस पानी को फिर दोबारा से यहां भरो, इसमें खाली करके थोड़ा बहुत तो होगा कार्बनिक यौगिक, और ऊपर भरो विलायक और फिर हिलाओ और फिर स्थिर करो, फिर दो लेयर बनेगी, नीचे पानी और ऊपर कार्बनिक यौगिक। तो ऊपर वाली लेयर जो हर बार बनती है, इस प्रोसेस को 3-4 बार करना है आपको। नीचे से जो पानी निकलता है उसे फिर दोबारा से यहां भर के ऊपर विलायक भरना है कई बार। थोड़ी थोड़ी मात्रा में विलायक इस्तेमाल करो, इससे फायदा होता है। देखो हमेशा यदि आपके पास विलायक कम मात्रा में है और आप विलायक सारा ही एक बार यूज कर लोगे ना तो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होने का। यदि विलायक आपके पास लिमिटेड है, आप थोड़ा सा विलायक डाल रहे, उसमें ज्यादा जितना ज्यादा जा सकता था कार्बनिक यौगिक चला गया, फिर थोड़ा सा विलायक दूसरी बार इस्तेमाल करा, क्योंकि जब जल नीचे निकाल रहे उसमें थोड़ा बहुत कार्बनिक यौगिक बचा होगा, उसे भी हमें रिमूव करना है। तो विलायक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार प्रयोग करना चाहिए, जिससे विलायक जल के अंदर से कार्बनिक यौगिक को खींचता रहे थोड़ा थोड़ा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा करने से क्या फायदा है, एक बार ही ज्यादा विलायक ले लो ना, एक बार ही पूरा विलायक ले लो, वो जितना होगा पानी में से सारे को खींच लेगा कार्बनिक यौगिक को। तो मैं कहूंगा नहीं बेटे, आप बिल्कुल गलत सोच रहे। यदि ऐसा सोच रहे तो बताऊं, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण बता रहा तुम्हें, सुनियो ध्यान से। मैं आपको कह रहा कि सुबह को आपको नहाने के लिए बाथरूम में जाना है, तो आपके पास एक बाल्टी पानी है। एक बाल्टी पानी को यदि मैं पूरी बाल्टी उठाऊं और यूं सिर के ऊपर डाल लूं तो क्या मैं सही तरीके से नहा पाऊंगा? आपने एक बाल्टी पानी एक ही बारी में यूज कर लिया तो आप अच्छी तरीके से नहीं नहा पाओगे। आप एक मग्गा लेते हो और मग्गे से या लोटे से धीरे धीरे पानी डालते हो, थोड़ा थोड़ा डालते हो ना। कभी भी कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं करता, बाथरूम में गया बाल्टी उठाई सिर पे डाल ली बस और नहा के बाहर निकल गया, तो पता चला कि ना तो आंख साफ हुई ढंग से, ना कान साफ हुए, ना मुंह साफ हुआ, ना आपका चेहरा साफ हुआ, ना आपके हाथ पैर साफ हुए बहुत जगह कमी छूट गई। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? इसलिए हम थोड़े थोड़े पानी को यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा यूजफुल है। एक बाल्टी पानी को मग्गे से आप यदि नहाओगे ना तो एक बाल्टी पानी से ही आप बहुत अच्छे तरीके से नहा लोगे, और यदि पूरी बाल्टी पानी को एक ही बारी में सिर के ऊपर डाल लोगे तो उतना अच्छा नहीं नहा पाओगे। ऐसे ही घर में जब बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन साफ करते हुए बर्तनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं साफ करने के लिए, उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए बिल्कुल यही प्रकृति से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बारी में हम पूरा कोर्स नहीं खत्म कर सकते। जैसे मैं कहूं कि एक दिन ही हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे सारा कोर्स खत्म कर देंगे, नहीं हो नहीं पाने का कोर्स खत्म।
और मजा भी नहीं आने का है, आप पन्ने ही पलटोगे सिर्फ। तो हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए हर एक काम को, इसलिए कहता हूं बार बार ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट हमें यूज करना है। समझ में आई ना बात? तो आप जब कई बार इस प्रैक्टिकल को रिपीट कर दोगे तो आपके पास इस तरह के विलायक के बहुत सारे हिस्से प्राप्त होंगे। उन सबको एक जगह इकट्ठा करो और आसवन विधि लगाओ, विलायक आपका उड़ के भाग जाएगा और कार्बनिक यौगिक जो भी होगा वो आपका बर्तन में बच जाएगा शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो ये थी हमारी विधि। आपने हेडिंग लिख रखी है विधि, देखो क्या लिखना है। वीडियो की स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लिया करो, जब मैं लिखता हूं तो स्पीड फास्ट कर लिया करो। सर्वप्रथम जल में बने कार्बनिक यौगिक के, देखो जल में कार्बनिक यौगिक है ना, जल में बने कार्बनिक यौगिक के मिश्रण को किसमें भरा हमने? पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप में भरते हैं, पृथक्कारी कीप में भरते हैं। इसके ऊपर उचित कार्बनिक विलायक, उचित कार्बनिक विलायक से पता क्या तात्पर्य है? जिसमें ये कार्बनिक यौगिक घुलना ज्यादा पसंद करता हो, ऐसा विलायक चाहिए हमें। कार्बनिक विलायक भी तो कई तरह के होते हैं। उचित कार्बनिक विलायक, इसके ऊपर उचित कार्बनिक विलायक डालते हैं या भरते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, डालते हैं। अब कीप को तेजी से क्या करते हैं? हिलाते हैं। मतलब एक बात ध्यान रखना, मैंने नहीं लिखा है ढक्कन बंद करके हिलाना, इसे खुले को नहीं हिलाना है, ठीक है? और कीप को ही हिलाना, कभी अपने आप हिलना शुरू कर दो। तो हमने यहां लिखा है कीप को तेजी से हिलाते हैं, जिसके कारण अब जब आप कीप को हिलाओगे तो क्या होगा बताओ? जो आपका कार्बनिक यौगिक है वो चला जाएगा विलायक में, जिसके कारण कार्बनिक यौगिक कॉमा विलायक कैसा है? कार्बनिक विलायक है, ध्यान रखना। विलायक कौन सा है? कार्बनिक विलायक। कार्बनिक यौगिक विलायक में जाने लगता है, विलायक में जाने लगता है, कार्बनिक यौगिक विलायक में जाने लगता है। अब का मतलब इसके बाद क्या करना है आपको? बहुत देर तक हिला लिया आपने इसे। अब कीप को जाने का मतलब घुलना है, यहाँ विलायक में जाने लगता है का मतलब विलायक में घुलने लगता है। अब कीप को स्थिर करने पर, आपने हिलाना इसे बंद कर दिया, कीप को स्थिर कर दिया। कीप को स्थिर करने पर विलायक कौन सा है? कार्बनिक विलायक है। विलायक व जल की अलग अलग परत या परतें लिख लो, लेयर्स, परतें बन जाती हैं, अलग अलग परतें बन जाती हैं। तो विलायक और जल की अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, जिन्हें
टोंटी द्वारा, टोंटी या स्टॉप कॉक कह सकते हो आप, ठीक है, टोंटी द्वारा अलग कर लेते हैं या पृथक कर लेते हैं। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई थी कि नीचे से जो जल निकलेगा इसके साथ फिर दोबारा यही प्रोसेस करना है, नीचे जल भर दो, ये निकला हुआ जल यहां भर दो, ऊपर विलायक भर दो, ठीक है। तो प्राप्त होने वाले जल के साथ इस प्रोसेस को बार बार दोहराना है आपको। प्राप्त जल के साथ जो जल आपको प्राप्त हुआ उसकी बात कर रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत कार्बनिक विलायक इसमें, सॉरी कार्बनिक यौगिक बच रहा होगा थोड़ा बहुत इसमें, अब भी 100% एफिशिएंसी के साथ पहली बारी में प्रैक्टिकल नहीं होगा। नहीं तो आप पानी एक बाल्टी डालते सिर पे अपने, बार बार मग्गे से डालते ना रहते, ठीक है, बार बार डालते हो उसका कारण है कुछ। प्राप्त जल के साथ इसी प्रयोग को 2 या 3 बार दोहराते हैं, 2 या 3 बार दोहराते हैं। 2-3 बार इस प्रैक्टिकल को कर लो आप। जो लिक्विड, जो जल निकल रहा है उसे बार बार यहां डाल के ऊपर विलायक डालते रहो। इसके बाद प्राप्त होने वाले, भाई जब 2-3 बार आप प्रैक्टिकल कर रहे तो 2-3 सैंपल आपको विलायक के नहीं मिलेंगे, क्या है, विलायक आपको कई बार मिलेगा। प्राप्त होने वाले विलायकों इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पहली बारी में भी विलायक मिला आपको, फिर दोबारा विलायक की कुछ मात्रा मिली, फिर विलायक की कुछ मात्रा मिली, बार बार विलायक की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलती जा रही है आपको, ठीक है। प्राप्त होने वाले विलायकों को क्या करना है, एकत्र करके, यानी एक जगह इकट्ठा कर लो सारे विलायक को जिसमें कार्बनिक यौगिक आ चुका है, एकत्र करके आसवन विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा भी लिख सकते हो, आसवन द्वारा उसमें से किसे अलग करना है बताओ, कार्बनिक यौगिक को या कार्बनिक पदार्थ को, ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बनिक यौगिक को अलग करते हैं या अलग कर लेते हैं या पृथक कर लेते हैं। बस इस तरह आपका कार्बनिक यौगिक शुद्ध अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। यह है तरीका, ठीक है। जल्दी से पॉज करके लिखो, आप समझ में तो आ गया होगा आपके, पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये जो चित्र बनाए ना मैंने, इन चित्र का मतलब समझ में आ गया ना क्या है, एक ही पृथककारी कीप है हमारे पास। उस पृथककारी कीप का हमने पहला चित्र दिखाया जो, वो तो जब दिखाया जब आपने इन्हें डालना था इसमें सारे पदार्थों को जिसे जिसे भरना था, और दूसरे चित्र में बताया कि जब पृथककारी कीप को आपने हिला दिया और हिलाने के बाद स्थिर कर दिया, उसके बाद कैसा दिखाई देगा आपको पृथककारी कीप, वो आपका दूसरे वाला चित्र है। तो एक ही पृथककारी कीप के 2 चित्र हैं, पहला चित्र है हिलाने से पहले और दूसरा चित्र है हिलाने के बाद। समझ रहे हैं ना आप, दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका कोई एग्जाम्पल बताओ कि हम किस पदार्थ का शोधन विभेदी पृथक्करण विधि, ठीक है, या विभेदी निष्कर्षण
या विलायक निष्कर्षण में कर सकते हैं। तो लिख लो आप, एक एग्जाम्पल लिखो। चलो अच्छा, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो, बेंजोइक अम्ल को बेंजोइक अम्ल को इसके माने बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल को इसके जलीय विलयन से अलग करना, जलीय विलयन से अलग करना। तो यदि बेंजोइक अम्ल को आप बेंजोइक अम्ल के जलीय विलयन से ही अलग करना चाहते हो तो इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि बेंजोइक एसिड पानी में भी घुलता है पर कार्बनिक विलायकों में घुलना ज्यादा पसंद करता है बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, एक हेडिंग लिख लो, नोट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी और अब फिर बता रहा हूं मैं कि यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो विलायक की थोड़ी थोड़ी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए कई बार। ठीक है, इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छे परिणाम के लिए, रिजल्ट को ही तो कहते हैं परिणाम, अच्छे परिणाम के लिए जिससे आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो, मतलब जल में जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो निकल जाए। विलायक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनेक पदों में लिख दो या कई बार लिख दो, ऐसा भी लिख सकते हो। अनेक पदों में प्रयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप नहाने का प्रैक्टिकल करते हो, आप पानी वहां विलायक होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार डालते हो अपने ऊपर पानी को, ना कि एक ही बार पूरी बाल्टी डाल दी। जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि ये विभेदी निष्कर्षण विधि आपके समझ में आई होगी जरूर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी कई टेक्निक्स होती हैं, कोशिश करेंगे कि कल हम पहली टेक्निक कंप्लीट कर लें क्रोमेटोग्राफी की। कई तरीके होते हैं वर्ण लेखन के भी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।